Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th, 17th, and 18th of August 2023. 16, 17 और 18 अगस्त 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं, जिसमें मैंने आज मेंस का क्वेश्चन एक लिया है प्लस मैप ऑफ द डे लिया है, ठीक है ना। तो मैप ऑफ द डे मैं आपको बता दूं क्या मैंने मैप ऑफ द डे लिया है। तो मैप ऑफ द डे आज नाइजर का मैप है। क्यों है नाइजर का मैप? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नाइजर में कू हुई है और वहाँ पर इकोवास कह रहा है कि हम अटैक कर देंगे अगर आपने प्रेसिडेंट को रिस्टोर नहीं किया। प्रेसिडेंट को मारने की बात वो लोग कर रहे हैं, प्लस इंडियंस बहुत सारे वहाँ से बेनिन भाग गए हैं। तो ये लोकेशन पूरी अगर हम देखें नाइजर की, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये अफ्रीका का मैप है। और अफ्रीका का ये वाला जो रीजन है, इस पूरे पार्ट में ये इकोवास का भी पार्ट है और ये आपका वेस्टर्न अफ्रीकन जो स्टेट्स हैं और आपका यही रीजन नाइजर का भी है। तो नाइजर अगर आप देखिए किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो नाइजर देखो ऊपर आपको अल्जीरिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। सबसे पहले इधर अल्जीरिया है, उधर ऊपर आपको लिबिया दिख जाएगा, लिबिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देन चैड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देन नीचे नाइजीरिया के साथ भी शेयर करता है। फिर यहाँ बेनिन आपको दिख रहा होगा, बेनिन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बुर्किना फासो के साथ बॉर्डर शेयर करता है और माली के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कितनी कंट्रीज के साथ नाइजर बॉर्डर शेयर करता है, विद हाउ मेनी कंट्रीज नाइजर शेयर द बॉर्डर। सर फिर यहाँ पे नीचे ये अल्जीरिया, माली ऐसे लिख के दे देगा, फिर 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली कर देगा, ठीक है ना। तो अल्जीरिया, मैं फिर से कर बोलता हूँ, क्लॉकवाइज अपन जाते हैं। माली हो गया, देन अल्जीरिया हो गया, लिबिया हो गया, चैड हो गया, नाइजीरिया हो गया, बेनिन हो गया और बुर्किना फासो हो गया। और इसको अगर क्लॉकवाइज अरेंज करवा ले तो वो भी कर लेना। देखो ये क्लॉकवाइज अरेंज कर सकते हो आप इन कंट्रीज़ को, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए भी तैयार है ना। और नाइजर यहाँ पे देखो नियामे उसकी वो कैपिटल वाला पार्ट है और नाइजीरिया, बेनिन इसके नीचे वाले पार्ट में आता है। यहीं पे कुछ इंडियंस वहाँ गए हैं ना। तो ये तो हो गई बात मैप ऑफ द डे की। मैप ऑफ द डे के बाद आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप लोग देखो, थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली स्क्रीन का प्रॉब्लम रहेगा, ये टर्न नहीं होगा क्योंकि ऐप है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, जो आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है व्हाट वेस्ट कंसीडर्ड आर वीकनेस दैट इज आर डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको वेस्ट ने हमारी वीकनेस समझा है, बट वी मेड दैट आर स्ट्रेंथ। तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है इस स्टेटमेंट को, यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज, है ना, कि जो वेस्ट ने हमारी वीकनेस समझी है हमारी डाइवर्सिटी को, वो एक्चुअली हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ दैट इज करेक्ट एंड हाउ दैट इज नॉट करेक्ट, ये क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको, है ना, दोनों पार्ट लिखना। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। आज के पेपर की जो पहली न्यूज़ है फ्रंट पेज की, वह चंद्रयान का जो प्रपल्शन लैंडर मॉड्यूल है वो सेपरेट हो चुके हैं। तो आपको पहले तो बता दूं, आपका जो चंद्रयान है उसमें 3 मॉड्यूल्स थे बेसिकली, है ना। देयर आर 3 मॉड्यूल्स बेसिकली जो कि थे। एक तो आपका था प्रोपल्शन मॉड्यूल था, दूसरा आपका लैंडर मॉड्यूल था, तीसरा आपका रोवर था, ठीक है ना। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, देन लैंडर मॉड्यूल था एंड देन रोवर था, ठीक है ना। अभी जो आज प्रोसेस हुई है उसमें आपका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है और जो लैंडर मॉड्यूल है वो सेपरेट हुए हैं ना। और 23 तारीख को फाइनली सब कुछ होगा एंड लैंडर मॉड्यूल इज नाउ सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोपल्शन मॉड्यूल। अभी ये हुआ है। अब लैंडर मॉड्यूल जो है इट इज सेट टू डिसेंड टू अ स्लाइटली लोअर ऑर्बिट अपॉन अ डी बूस्टिंग प्लान फॉर टुमारो। तो कल डी बूस्टिंग होगी, अब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, फिर उसका लैंड क्योंकि उसको करना है। एंड चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ अ लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड अ रोवर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। लैंडर जो होगा इट विल हैव कैपेबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड। मैंने आपको सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग में भी डिफरेंस बताया था। हार्ड लैंडिंग का मतलब क्रैश नहीं होता है, हार्ड लैंडिंग का मतलब होता है कि थोड़ा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर वाले पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा लैंडिंग के समय, तो उसको हार्ड लैंडिंग माना जाता है ना। जैसे चंद्रयान 2 में हुआ था। और सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि जब ईजिली आपका लैंड कर गया बिना किसी नुकसान के किसी भी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वाले पार्ट को, ठीक है ना। अब ये रोवर क्या करेगा, ये रोवर करेगा इन सिटू केमिकल एनालिसिस ऑफ द लूनार सरफेस। अब वो रोवर लैंडर रहेगा, लैंडर के अंदर एक रोवर रहेगा, फिर रोवर निकल के आएगा, फिर वो जाएगा सरफेस पे। बेसिकली जो पूरा एनालिसिस करना है वो रोवर को करना है, वो इन सिटू केमिकल एनालिसिस रहेगा लूनार सरफेस का। जब तक वो मूव करेगा तो यही सारी चीज़ें करेगा। लैंडर एंड रोवर का जो मिशन लाइफ है, द मिशन लाइफ ऑफ लैंडर एंड रोवर इट विल बी नियरली 14 अर्थ डेज, है ना। एक लूनार डे के बराबर है एंड 14 अर्थ डेज के बराबर। द लैंडर एंड रोवर विल हैव अ मिशन लाइफ ऑफ 1 लूनार डे और 14 अर्थ डेज, तो 14 अर्थ के दिन या फिर लूनार 1 डे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको कैलकुलेशन भी पता हो गई होगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब देखो इसमें एक पेलोड है, इसका नाम है शेप पेलोड। शेप पेलोड का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ
ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड, ठीक है ना। तो इट इज ऑन बोर्ड द प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये ऑन बोर्ड है वहाँ पे। एंड ये क्या करेगा, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर की, एंड मेजर करेगा द वेरिएशंस इन पोलराइजेशन फ्रॉम द क्लाउड्स ऑन अर्थ टू एक्यूमुलेट सिग्नेचर्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, है ना। तो बेसिकली वही वाली बात है कि शेप पेलोड याद रखेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर का, एंड मेजर करेगा वेरिएशंस ऑफ द पोलराइजेशन फ्रॉम द क्लाउड, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, लिख लीजिए, आई होप आप याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे है नो मोर बल्क सिम कार्ड्स एज गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू कर्ब फ्रॉड। अभी क्या होता है देखो, बल्क सिम लोग ऐसे 100 सिम 200 सिम 50 सिम 5000 सिम ले लेते हैं बल्क में, है ना। और कई बार ये कॉमर्शियल लेवल पे तो लेते ही लेते हैं, नॉर्मल लेवल पे भी लेते हैं, जो इस तरह के जैसे जामतारा और ये वाले जो रीजन हुए ना, वहाँ पे भी इसी तरीके से सिम जा रही है, फर्जी सिम है जिसको हम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने थोड़ा इंटरवीन किया और बल्क सिम का जो यूज़ है, बल्क सिम को खरीदने का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा चेंज करके कॉम्प्लेक्स कर दिया, ताकि साइबर फ्रॉड्स को रोका जा सके। तो सिम डीलर्स जो मतलब रहेंगे, उनको पहले प्रॉपर केवाईसी और ये सब कराना तो ज़रूरी है। नई सिस्टम बना दिया गया, अगर आप कोई सिम डीलर है और ये सिस्टम नहीं मानता है तो लगभग 10 लाख रुपए का उसको फाइन उसके ऊपर ठोका जा सकता है। तो ये नया सिस्टम में चेंज किया गया है। अब देखो, ये देखो नया सिस्टम लिखा क्या है, द फैसिलिटी टू प्रोवाइड सिम कनेक्शंस इन बल्क to companies is now being discontinued, and instead a business system is being put in place where they have to undertake KYC, यानी कि know your customer, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है आपको कि जो सिम कनेक्शंस हैं बल्क कंपनीज के देने वाले, तो वो अब उन्होंने बंद कर दिया है। इसके अलावा इसकी जगह एक बिजनेस सिस्टम ला दिया है, एक बिजनेस सिस्टम ला दिया है जहाँ पे वेयर दे हैव टू अंडरटेक KYC, यानी नो योर कस्टमर व्हेन सिम इज बीइंग इशूड टू देम। तो नो योर कस्टमर सिस्टम ला दिया गया है और इसके माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा बेसिकली जो दुकानदार, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो बिजनेस ये नहीं मानते हैं इस चीज़ को, उनके ऊपर 10 लाख का फाइन ठोका जाएगा। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट, डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, बल्क सब्सक्राइबर्स जो हैं ये दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। अदरवाइज इनके अलावा बाकी सब जो है उनको एडिशनल वेरिफिकेशन, KYC ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इन्फोर्समेंट इसका जो चालू हुआ है, उसके पहले एक चीज़ और लागू की थी गवर्नमेंट ने, वो थी संचार साथी पोर्टल। तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, टेलीकम्युनिकेशन सिम कार्ड और मोबाइल से ही एसोसिएटेड है संचार साथी पोर्टल। तो अगर आपसे कोई पूछता है संचार साथी क्या है, तो बेसिकली कम्युनिकेशन रिलेटेड ये है, ठीक है ना। तो संचार साथी पोर्टल भी आप याद रखिएगा। आगे है, नाउ ड्रोन्स विल मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ असेट्स प्रोड्यूस्ड एट मनरेगा वर्क साइट्स। तो अब ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। अभी रिसेंटली ड्रोन जो मतलब पॉलिसी लाई गई है, उसके अंतर्गत ये भी लिखा गया है कि जो मनरेगा है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, मनरेगा जो है, उसके अंतर्गत जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वो ड्रोन्स का यूज़ करेगी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ असेट्स प्रोड्यूस। तो जो क्वालिटी ऑफ असेट्स है प्लस जो असेट्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी और वर्क कंप्लीशन का स्टेटस, ये दोनों चीज़ें बेसिकली अब कैसे होगी, ड्रोन्स के माध्यम से होगी, ठीक है ना। तो 4 तरीके का बेसिकली मॉनिटरिंग करेगा ड्रोन जो रहेगा, 4 तरीके की मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। पहला देखो, सर्वेइंग द ऑनगोइंग वर्क। दूसरा है इंस्पेक्टिंग द कंप्लीटेड वर्क्स, तो ऑनगोइंग वर्क को सर्वे करना, इन कंप्लीटेड वर्क को इंस्पेक्ट करना। देन इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा, इम्पैक्ट असेसमेंट। एंड लास्ट है स्पेशल इंस्पेक्शन इन केस ऑफ कंप्लेंट। मान लो कोई कंप्लेंट हो जाती है कि भैया यहाँ काम नहीं हुआ था, ये तो ऐसे चीज़ों में भी जाके वो कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रोन जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, रियल टाइम एविडेंसेस गैदरिंग है, तो वो सारी चीज़ें, पॉलिसी जो है एविडेंस बेस्ड हो जाएगी। All these things are there. I hope you got clarity regarding that as well. इसके अलावा जो SOP है उसने ये भी कहा है कि ड्रोन्स जो यूज़ होंगे वो एक ऑम्बुड्स पर्सन के द्वारा यूज़ होंगे। देयर विल बी ऑम्बुड्स पर्सन जो कि ये ड्रोन्स को यूज़ करेगा। ये ऑम्बुड्स पर्सन हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग द कंप्लेंट्स एज वेल। तो ऑम्बुड्स पर्सन का नाम भी याद रखेगा कि ये ऑम्बुड्स पर्सन अब मनरेगा के अंतर्गत रहेगा और यही बेसिकली कंप्लेंट्स रजिस्टर करेगा और जो भी ये ड्रोन्स के माध्यम से एनालिसिस है वो भी इसी का काम रहेगा, ठीक है ना। प्लस कंप्लेंट्स का डिस्पोजिशन 30 दिनों के अंदर करने का भी एक प्रोविजन है, तो 30 दिनों के अंदर कंप्लेंट का डिस्पोजिशन भी होगा, तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन ऑफ वर्क है वो भी ऑम्बुड्स पर्सन के द्वारा किया जाएगा एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज, आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक न्यूज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बता दूँ
लेट मी टेल यू दैट एज वेल। यहाँ पे है देखो, अल्लाह पूजा विमेन एम्स फॉर अ न्यू हाई। तो अल्लाह पूजा की एक महिला है मिलाशा जोसेफ फ्रॉम मराईकुलम। शी इज़ ऑन अ मिशन टू क्लाइम द वर्ल्ड्स 7 वॉल्केनिक समिट। वर्ल्ड के जो 7 वॉल्केनिक समिट्स हैं उनको वो मतलब पीक करना चाहती हैं, और 3 को उन्होंने पीक ऑलरेडी कर लिया है, बाकी बचे केवल 4 हैं। तो सबसे पहले हम 7 के नाम देख लें। ये 3 कौन से हैं, कहाँ पर है, पहले ये देख लो। किलिमांजारो है, दामावंद है, और एल्ब्रस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया अफ्रीका वाले पार्ट में है। माउंट दामावंद जो है वो ईरान में है। माउंट दामावंद ईरान में है ना, याद रखिएगा। एंड तीसरा जो हमने बोला माउंट एल्ब्रस, वो आपका रशिया में है। तो माउंट एल्ब्रस, दामावंद एंड एक आपका किलिमंजारो, ये आपके 3 ये हो गए, और बचे हैं 4 कौन से हैं, तो एक है ओजोस डेल सलाडो जो है वो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे है। देन है पिको डी ओरिजाबा, मैक्सिको में है पिको डी ओरिजाबा। देन माउंट गिलुवे इन पापा न्यू गिनी, माउंट गिलुवे पापा न्यू गिनी। एंड माउंट सिडली अंटार्कटिका का है। तो ये बच्चे 4 हैं। कौन कौन से, मैंने 7 आपको लोकेशन के साथ बताए हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। किलिमांजारो एल्ब्रस रशिया में है, किलिमांजारो अफ्रीका में है, तंजानिया वाले पार्ट में। दामावंद आपका ईरान में है। बचे 4 जो हैं वो है ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर, देन पिको डी ओरिजाबा मैक्सिको, माउंट गिलुवे पापा न्यू गिनी, एंड माउंट सिडली इन अंटार्कटिका। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज एज वेल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या न्यूज़ है जिसका हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आज एक एडिटोरियल जिसका जो कि है, इज़ देयर अ नीड टू रिप्लेस द आईपीसी सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। तो इसमें प्रकाश सिंह जी को लिया गया है। प्रकाश सिंह बहुत फेमस आईपीएस ऑफिसर हैं। 2007 में इनका काफ़ी ज़्यादा कमेटी बनाई गई थी, प्रकाश सिंह कमेटी फॉर पुलिस रिफॉर्म, बहुत फेमस कमेटी है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स नाउ सी कि क्या ये ज़रूरी है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रकाश सिंह जी का ये कहना है, सबसे पहली बात कि अगर हम देखें तो ये सारे एक्ट्स बहुत पुराने थे, यानी कि आईपीसी भी पुराना था, 1860 के आसपास का टाइम था। सीआरपीसी पुराना है, इंडियन एविडेंस एक्ट हालांकि बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन 50 साल से ज़्यादा फिर भी हो चुका है, ठीक है ना। तो दे वर बीइंग ऑपरेशनल, बट ये कहना कि वो टाइम के साथ बिल्कुल सही चल रहे थे तो ये गलत होगा। दे वर नॉट इन मतलब इन सिंक विद द टाइम, देयरफॉर इसको चेंज कर सकते हैं, किया जा सकता था और गवर्नमेंट ने कर दिया, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। दिस वाज द ऑथर इज सेइंग। एंड ऑथर ने ये भी कहा है कि यहाँ पे प्रकाश सिंह जी ने ये भी कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। आईपीसी में 175 सेक्शंस को अमेंड किया गया है, 8 सेक्शंस जोड़े गए हैं, 22 सेक्शन रिपील कर दिए गए हैं, और तब जाकर के भारतीय न्याय संहिता बिल बना। तो ऐसा नहीं कि इसमें वर्क थॉट प्रोसेस नहीं लगी, थॉट प्रोसेस भी काफ़ी लगी है। दूसरे जो है वो शाहरुख आलम है, उनका ये कहना है कि देखो इंडिया में जो चेंजेस चलो आपने किए, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, चेंजेस में क्या किया दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बोला कि देखो इंडिया में अगर आप देखो तो क्रिमिनल जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस काफ़ी डिफरेंट है। स्कॉटलैंड का उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो अमाउंट ऑफ टाइम है फॉर विच द पुलिस कैन कीप समवन इन डिटेंशन विदाउट ब्रिंगिंग द केस अगेंस्ट देम इज 6 आवर। स्कॉटलैंड में आप किसी को केवल 6 घंटे तक ही रख सकते हैं विदाउट ब्रिंगिंग द चार्जेस अगेंस्ट देम, है ना। इंडिया में वही टाइम इस बार, पहले अभी तक तो 60 दिन हुआ करता था, नया जो बिल है वो 90 दिन प्रपोज कर रहा है कि 90 दिन तक किसी व्यक्ति को आप रख सकते हैं डिटेंशन में बिना उसके अगेंस्ट चार्जेस प्रेस किए। तो नया जो सीआरपीसी है वो कुछ मतलब और ज़्यादा मतलब ऑप्रेसिव है इस सेंस में। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ठीक है ना। हालांकि कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं फॉर द गुड ऑल्सो, बट ऑब्वियस सी बात है इतने सारे चेंजेस की जरूरत हमको थी नहीं। दिस इज व्हाट द शाहरुख आलम इज सेइंग। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर इस बार सीआरपीसी में पुलिस को दे दी गई है, जैसे राइट टू हैंड कफिंग की पावर दे दी गई है, ठीक है ना। हैंड कफिंग की पावर उनको नहीं दी गई थी, बहुत सारे केसेस भी हैं, मैं आगे आपको बता भी दूंगा, है ना। तो दैट इज द थिंग। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सेप्शनल केसेस में विमेन का जो सनसेट के बाद अरेस्ट करने का प्रोविजन था, पहले ये था कि सनसेट के बाद उनको आप नहीं अरेस्ट करते, है ना, बट नाउ दिट हैज़ बीन गिवन दैट कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यू कैन अरेस्ट द विमेन आफ्टर द सनसेट ऑल्सो एंड यूज एनी फोर्स एंड मीन्स नेसेसरी व्हेन अरेस्टिंग अ पर्सन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये जब आपने ये कह दिया कि किसी भी तरीके का फोर्स आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग अरेस्ट ऑफ द पर्सन, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर लेजिटिमाइजिंग व्हाट,
यू आर लेजिटिमाइजिंग द इनकाउंटर्स एज वेल। कई केसेस में तो इनकाउंटर हो जाएगा, बोलेगा भाई अरेस्ट करना चाहते थे, फोर्स का यूज करना पड़ेगा, भाई ये मर गया है ना, तो यहाँ पे आप बोल देंगे कि ये लेजिटिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। नाउ अब यहाँ पे प्रकाश सिंह जी से वही पूछा गया कि हैंड कफिंग के बारे में क्या कहना है। तो अब प्रकाश सिंह जी खुद एक आईपीएस ऑफिसर हैं। देखो उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं जानते कि पुलिस को कई बार कितनी दिक्कत होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल, लिख लेना ये केस, डीके बसु वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल 1996 केस में कहा था कि दैट पीपल शुड नॉट बी हैंडकफ्ड, बट जो पुलिस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको तकलीफ होती है। एंड कई कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है रिगार्डिंग हैंड कफिंग एज वेल। इंडिया ऐसी कंट्री अकेली नहीं होगी जहां हैंड कफिंग अलाउ की जाएगी, बहुत सारी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, जहां पे हैंड कफिंग है ऑलरेडी, है ना। एंड ऑथर ने कहा कि आप इंडिया में अगर माफिया का मेंबर हो तो भी आप उसको हैंड कफ नहीं कर सकते, वहीं पे दूसरी कंट्रीज ऐसी है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट्स आर ऑल्सो बीइंग हैंड कफ्ड। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि ये ऐसी चीज़ नहीं कि इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। ऑथर ने कहा है कई बार देखो उनका ये भी एक लॉजिक ये भी है कि कई बार आप नहीं जानते कि कौन सा जो बंदी उसको कौन सी बीमारी है, स्किन की कोई बीमारी हुई, अगर आप हैंडकफ नहीं करेंगे तो आप पकड़ के लाएंगे तो मान लो आपको वो हो गई तो क्या, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। देयरफॉर हैंडकफिंग समटाइम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हालांकि शाहरुख आलम इसके अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन दैट इज द थिंग विच प्रकाश सिंह जी इज सेइंग। ठीक है ना। अब ऑथर ने, प्रकाश सिंह जी ने ये भी कहा कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी ऐड हुई हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग को ऐड कर दिया गया है, मॉब लिंचिंग को, टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया है ना, एंड सिडिशन को रिपील कर दिया है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की गई हैं जो कि मतलब डिस्कस करने हो गए। एक चीज़ जो ऑथर ने कही है, प्रकाश सिंह जी ने भी जिस चीज़ को हाईलाइट किया है, मुझे भी वो चीज़ सही लगी। उनका ये कहना है कि कई सेक्शंस के नंबर चेंज हो गए, जैसे सेक्शन 302, जैसे 302 अगर आप 302 के अपन बोल दें तो आप सबको पता है कि मर्डर है ना। 376 बोल दूँ तो आपको समझ में आएगा रेप है, 379 बोल दूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये चोरी है, 395 आपको समझ में आएगा कि डकॉइटी है, 420 आपको समझ में आएगा कि चीटिंग है। लेकिन अब इनके नंबर्स चेंज हो जाएंगे, जैसे 302 जो है वो 101 हो जाएगा, सेक्शन 101। 420 सेक्शन जो है वो 316 बन जाएगा। ये सेक्शंस लास्ट 164 सालों से नहीं बदले हैं, एंड ये इतना ज़्यादा पार्लेंस में आ चुके हैं कि सबको, क्राइम रिकॉर्ड को, क्राइम ट्रैकिंग को, सब जगह हर जगह यही सेट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आगे दिक्कत क्रिएट कर सकती है, बट दैट इज द हाउ इट विल बी। तो यहाँ पे ये चीज़ ऑथर ने हाईलाइट किया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अगला देखते हैं न्यूज़ आर्टिकल, यहाँ पे है प्रेसिडेंट मुर्मू लॉन्चेस वारशिप विंध्यगिरी। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 17A जिसके अंतर्गत फ्रिगेट्स बनाए जा रहे थे इंडियन नेवी के लिए, अल्फा फ्रिगेट्स बनाए जा रहे थे। इस प्रोजेक्ट 17A इज फॉर अल्फा, इसमें फ्रिगेट्स बनाए जा रहे थे इंडियन नेवी के लिए, और कोलकाता में है GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, उसने यहाँ पे लॉन्च किया है विंध्यगिरी, विच इज़ द लास्ट इन द सीरीज ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना। 17A के अंतर्गत जो फ्रिगेट्स थे उनमें से ये विंध्यगिरी जो है वो तीसरा है। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। GRSE का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना कि इसका ये क्या है। दिस इज़ बेसिकली योर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। एंड इसके अलावा इसमें MDL भी एक आता है, मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स भी है, मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स, तो वो भी है। और ये बेसिकली 17A जो है ये आपको याद रखना है कि फ्रिगेट्स हैं जो कि बनाए जा रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। ठीक है ना। दैट इज़ इन फॉर द नेवी एज वेल। ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। विंध्यगिरी के पहले जैसे यहाँ पे हिमगिरी था, दूनागिरी था, याद रखिएगा, हिमगिरी, दूनागिरी एंड ये आपका विंध्यगिरी, ये तीसरा है। इसके अलावा उदयगिरी, तारागिरी, नीलगिरी, बहुत सारे हैं जो कि GRSE ने 3 ही बनाए। मैं आपको बता देता हूँ, या लिख लेना आप लोग, GRSE के 3 हैं। एक है आपका हिमगिरी, एक है आपका दूनागिरी, हिमगिरी, दूनागिरी एंड देन आपका विंध्यगिरी। और मज़गांव डॉक ने 4 बनाए थे जिसका नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी एंड महेंद्रगिरी। ठीक है ना। नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी एंड महेंद्रगिरी, दीज वर फ्रॉम द मज़गांव डॉक लिमिटेड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एनईपी इज़ अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि भैया ये एनईपी जो है ये एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी है जो कि कोई भी स्टेट कैसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको करने के लिए, है ना। तो दिस वॉज ऑन एम्फेसिस बाय निर्मला सीतारमण जी, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट पार्ट एज वेल। फ्लड फोरकास्ट ऐप लॉन्च्ड बाय वाटर कमीशन, तो यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन याद रखिएगा, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसने लॉन्च किया है एक नया ऐप जिसका नाम है फ्लड वॉच, याद रखिएगा, दिस इज द नेम ऑफ द ऐप, फ्लड वॉच, दैट इज द थिंग, ठीक है ना। एंड ये क्या करेगा, इट विल फोरकास्ट द चांसेस ऑफ फ्लड डे इन एडवांस, तो एक दिन पहले ये फ्लड के फोरकास्ट दे देगा, ये 7 दिन का एडवाइजरी फोरकास्ट भी देगा। एंड इसमें बेसिकली वाटर लेवल को मेजर करेगा, जिसमें ग्रीन सर्कल इंडिकेट करेगा नॉर्मल है, येलो बोलेगा कि अबव नॉर्मल है, ऑरेंज सीवियर है, रेड में मतलब कि एक्सट्रीम है ना। तो ये यहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं कि कितना डेंजर लेवल है, वार्निंग लेवल क्या है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। फ्लड वॉच आप नाम याद रखिएगा, सेंट्रल वाटर कमीशन। अच्छा, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बता दूं कि एक अटैच्ड ऑफिस है सेंट्रल वाटर कमीशन, बेसिकली इट्स एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है ये। एंड ये बेसिकली वही है कि जितने वाटर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपका यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ये सारे काम ये करता है। एंड इट इज़ हेडेड बाय अ चेयरमैन जिसका स्टेटस होता है एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। एंड इनका आपो ज्योति रसोमृतम, इनका ये जो मोटो है वो यही है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ये अटैच्ड ऑफिस है, ये ज़रूर याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में देखना है। तो लेट्स मूव हेड। यहाँ पे एक्सिस बैंक टू प्रोवाइड लोन वाया द आरबीआई प्लेटफॉर्म। कल मैंने 2-3 दिन पहले जब मैंने न्यूज़ बनाई थी तो आपको आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म बताया था जिसमें वो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, पीटीपीएफसी जिसको हम बोलते हैं, लिख लेना इसको, पीटीपीएफसी क्या है ये, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। तो एक्सिस बैंक ने कहा है कि हम इसके अंतर्गत अब इनसे इनको हम लोन देंगे इसी प्लेटफॉर्म। मैंने आपको उस दिन बताया था कि आरबीआई का प्लेटफॉर्म रहेगा और फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए रहेगा, बैंक्स इसमें आकर के जुड़ सकते हैं, बाकी जो लोग लेना चाहते हैं लोन वो भी इसमें आके जुड़ सकते हैं। तो एक्सिस बैंक ने कहा है कि हम किसान क्रेडिट कार्ड और जो अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स है वो हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे। तो बेसिकली एक अच्छी चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट की गई है, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। और लास्ट न्यूज़ जो है आज के न्यूज़पेपर की वो है एएलएस के बारे में। एएलएस क्या होता है मैं आपको बता दूं, एएलएस इज बेसिकली आपका एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, लिख लो एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ है जहाँ पे स्पेशल नर्व सेल्स जिसको मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है ब्रेन और स्पाइन में होते हैं, ये इंडिविजुअल के वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि वॉकिंग, च्यूइंग, टॉकिंग, मूविंग देयर आर्म्स, ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाती है। जो मोटर फंक्शंस हैं याद रखिएगा, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेशल नर्व्स होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ये ब्रेन और स्पाइन में होते हैं, और ये हमारे मूवमेंट्स जो वॉलंटरी मूवमेंट फंक्शंस है, वॉकिंग, च्यूइंग, टॉकिंग, मूविंग आवर आर्म्स, इन सबको कंट्रोल करते हैं, ये इफेक्ट हो जाता है इसमें, ठीक है ना। एज दीज नर्व सेल्स प्रोग्रेसिवली डाई द मसल्स डिपेंडेंट अपॉन देम आर अनेबल टू फंक्शन और मूव ड्यू टू विच दे बिगिन टू एट्रॉफी और वेस्ट अवे। तो होता क्या है कि बेसिकली जो नर्व सेल्स होते हैं ये प्रोग्रेसिवली मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, एंड जो मसल्स डिपेंडेंट होती हैं उनके ऊपर दे आर अनेबल टू परफॉर्म और मूव ड्यू टू विच दे बिगिन टू एट्रॉफी और वेस्ट अवे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, वंस इट इन्वॉल्व्स द मोटर न्यूरॉन्स that regulate the respiratory muscles, breathing gets affected। तो फिर कई बार इसमें जो मोटर न्यूरॉन्स आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है वो भी इसमें आ जाती है, एंड जब वो आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर मतलब वो वाले फंक्शंस भी अफेक्ट हो जाते हैं, ब्रीदिंग वाला भी, है ना। कोई क्योर इसका अभी प्रेजेंटली इसका नहीं है, जो भी है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा। कुछ हाँ हालांकि ड्रग्स एंड थेरेपीज़ हैं जिससे आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लाइफ उसका व्यक्ति का, बट बेसिकली देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कल के थोड़ा पेपर में जाते हैं, 17 तारीख का पेपर। कल का भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हम सारे देख लेंगे, है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। मैंने आपको बताया ना कि जो भी आपका मिस नहीं होने दूंगा मैं, जो पुराना भी बचा है वो भी बैकलॉग में कंप्लीट कर दूंगा। अभी नोट्स में बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। कैबिनेट नॉट फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेज इन 169 सिटीज़। तो 169 सिटीज़ में 10,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेज के लिए कैबिनेट ने नॉट कर दिया है। तो नाउ वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि हम पहले से जानते थे कि जब हम ट्रांजिशन करेंगे टुवर्ड्स द नेट ज़ीरो, तो नेट ज़ीरो न्यूट्रलिटी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस स्कीम का नाम है PME बस सेवा स्कीम। PME बस सेवा स्कीम, जिसका एस्टिमेटेड जो आउटले कॉस्ट है वो 57,613 करोड़ रुपए लिया गया है। एंड सेंट्रल विल प्रोवाइड 20,000 करोड़ एंड द रिमेनिंग विल बी बॉर्न बाय द स्टेट्स। 2 चरणों में 2 सेगमेंट्स में ये स्कीम की जाएगी लॉन्च, है ना। ये चीज़ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बताया। 169 सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं, 10,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय की जाएंगी। एंड ये होगा PPP मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड रहेगा। एंड इसके अलावा कुछ 181 अदर सिटीज़ और ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया जाएगा अंडर द ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। तो ये ग्रीन अर्बन मोबिलिटी है बेसिकली। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को ये बात है कि अर्बन एरियाज में मूव करने के लिए थोड़ा ग्रीन माध्यम यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला माध्यम यूज़ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अनवील की है हैंडबुक, जो कि एलिमिनेट करेगी जेंडर स्टीरियोटाइप फ्रॉम द लॉ। देखो क्या होता है, लॉ में बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को शोकेस करते हैं। कैसे शब्द होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ओबीडियंट वाइफ हो गया, फॉलन वुमेन हो गया, फेथफुल वाइफ हो गया, ईव टीजिंग हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया। ये टर्म्स ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा, आइडेंटिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो टर्म्स हैं दे आर बेसिकली अनजस्ट टर्म्स, जेंडर अनजस्ट टर्म्स हैं। इसीलिए उन्होंने एक हैंडबुक निकाली है और इस हैंडबुक का नाम क्या रखा है, हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। एंड इट एम्स टू फ्री द जुडिशरी एंड द लीगल कम्युनिटी फ्रॉम द मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिकल लैंग्वेज। तो जो जेंडर स्टीरियोटाइपिकल लैंग्वेज है उसका यूज़ ना हो, इसके लिए ये हैंडबुक निकाली गई है। और ये अब इन शब्दों को चेंज कर दिया गया, ओबीडियंट वाइफ, फॉलन वुमेन, ये सब टर्म्स इसमें नहीं यूज़ होंगे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड मूवमेंट आई थिंक। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे एक लास्ट पेज में बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाई इन द एंडीज वाटर लेवल फॉल्स टू हिस्टोरिक लो इन लेक टिटिकाका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। लेक टिटिकाका जो आपको याद रखना है, इट्स अ मैसिव बॉडी ऑफ वाटर एट अ ब्रेथ स्नैपिंग एल्टीट्यूड इन द एंडीज ऑन द बॉर्डर बिटवीन बोलीविया एंड पेरू। यानी कि साउथ अमेरिका वाले पोर्शन में बोलीविया और पेरू के बॉर्डर में आपको ये मिलेगी, एंडीज़ में लेक टिटिकाका, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो वाटर लेवल है लेक टिटिकाका का वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। द वाटर्स ऑफ लेक टिटिकाका आर विद इन 25 सेंटीमीटर ऑफ देयर ऑल टाइम लो, है ना। एंड दिस इज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दूँ, द लेक इज़ हैविली पॉल्यूटेड बाय वेस्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ एल आल्टो। तो जो एल आल्टो सिटी है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन आता है, तो द लेक इज़ वेरी हैविली पॉल्यूटेड बाय दैट, है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग हुई है यहाँ पे, जबकि काफ़ी स्पीशीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर रहा है। तो एंडीज़ में याद रखिएगा लेक टिटिकाका इज़ देयर। लेक टिटिकाका जो है वो किस तरीके से इफेक्ट हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। वाटर लेवल एक तो गिर गया है, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक लो की तरफ जा रहा है। इसके अलावा ना केवल वाटर लेवल गिरा है बल्कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है एल आल्टो की सिटी से जो कि जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ देखो लिखा है, सेंटर प्लान्स टू सेल स्टेक इन IRFC। जो IRFC है यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प, उसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना कुछ हिस्सेदारी छोड़ेगी वाया OFS। OFS देखो लिखा हुआ है। अभी OFS क्या होता है? OFS का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, ठीक है ना। OFS का इज नथिंग बट ऑफर फॉर सेल। एक सिंपल सा मेथड है जहां पे कंपनी के प्रमोटर्स सेल करते हैं अपने शेयर्स को और अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करते हैं इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू अ बिडिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज द एक्सचेंज। एक्सचेंज में बिडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये किया जाता है। इसी को हम OFS बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ शांति से आगे बढ़िए। विश्वकर्मा स्कीम विल एड नियरली 30 लाख आर्टिजन फैमिलीज। तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव की है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, याद रखिएगा पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसमें लगभग 13,000 करोड़ लिए जाएंगे। एंड ये जो स्कीम रहेगी ये इंडिपेंडेंस डे के दिन उन्होंने बताई थी। एंड दिस विल बी फॉर द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल एंड आर्टिजन्स। ये 23-24 साल मतलब जो ईयर 2023-24 है वहां से 2027-28 तक लागू रहेगी, ठीक है ना। तो दिस इज द स्कीम विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 2023-24 से लेकर के 27-28 तक रहेगी ये। ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल एंड आर्टिजन्स के लिए स्कीम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कितने लोगों को बेनिफिट ये करेगी, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, मेशन, बास्केट मैट, ब्रूम मेकर, क्वायर वीवर, ट्रेडिशनल डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, फिशरमैन, फिशिंग नेट मेकर, ये सारे लोग जो हैं ये यहाँ पे इसके अंतर्गत रहेंगे। आई होप यू विल रिमेंबर दैट दे आर ऑल कवर्ड अंडर दिस स्कीम, ठीक है ना। एंड इसमें होगा क्या, जो आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल हैं दे विल गेट द पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। दे विल गेट व्हाट, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। एंड क्रेडिट सपोर्ट अप टू 1 लाख रुपीज़ रहेगा पहले, फिर सेकेंड ट्रांस में 2 लाख रुपये तक रहेगा एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ ओनली 5%, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड स्टाइपेंड भी दिया जाएगा बेनिफिशरीज़ को जो कि स्किल ट्रेनिंग करेंगे इसके अंतर्गत। तो काफ़ी बड़ी स्कीम है, काफ़ी ब्रॉड स्कीम है पीएम विश्वकर्मा, याद रखिएगा। उड़ीसा विड्रॉज द कंट्रोवर्शियल डीम्ड फॉरेस्ट ऑर्डर। अब देखो मैं हुआ क्या था मैं बता दूं। अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि फॉरेस्ट में अमेंडमेंट किया गया है फॉरेस्ट एक्ट में। फॉरेस्ट एक्ट के जो अमेंडमेंट है उसमें ये कह दिया गया है कि जो केवल और केवल जो क्लासिफाइड कैटेगरीज है फॉरेस्ट की उन्हीं को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो आया था एटलीस्ट जो एक्ट आया था स्टार्टिंग में, अभी वो बना नहीं है हालांकि, जो फॉरेस्ट एक्ट आया था स्टार्टिंग में, अभी वो अभी उसमें डिस्कशन चल रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी उसके ऊपर चेक कर रही है, चेंज किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कि हालांकि हम उसको चेंज करेंगे। तो हुआ क्या था, देखो हुआ यह था, उन्होंने कह दिया कि केवल जो क्लासिफाइड फॉरेस्ट है उनको मिलेगा। अब देखो क्या होता है, कई बार कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में फिट तो बैठते हैं बट उनको क्लासिफाई नहीं करती गवर्नमेंट, अलग से ऑर्डर निकाल करके स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं करते हैं, तो उनको डीम्ड फॉरेस्ट कहा जाता था, ठीक है ना। क्या कहा जाता था, डीम्ड फॉरेस्ट, जो कि क्लासिफाई नहीं होते थे, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट बाय आइदर सेंटर और स्टेट, बट वो क्या होता था, फॉरेस्ट की डेफिनेशन में सेट जरूर होते थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि दिक्कत क्या हो गई कि 1996 में एक जजमेंट आया था, इसको बोलते हैं गोडा वर्मन केस, ठीक है ना। देयर वाज अ जजमेंट इन 1996 जिसको क्या बोलते हैं, गोडा वर्मन जजमेंट, ठीक है ना। तो गोडा वर्मन केस में क्या हुआ था 1996 में, इसमें उन्होंने कहा था कि जो स्टेट्स है वो ना केवल उनको प्रोटेक्ट करेंगे जो क्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं, बल्कि वो भी करेंगे जो मतलब डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट में आता है, मतलब डीम्ड फॉरेस्ट को भी। अब जब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ऐसा एक्ट ला दिया कि इसमें बोल दिया, तो उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अब उड़ीसा में एक भी फॉरेस्ट डीम्ड फॉरेस्ट नहीं रहेगा। फिर अब जब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप गोडा वर्मन जजमेंट को, मतलब एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जो कि ये एक्ट को चेक कर रही है, और एक्ट को चेक करते करते अब उनको ये कहा गया है कि अब आप चेक करके ये देखिए कि गोडा वर्मन जजमेंट मिस ना हो, मतलब गोडा वर्मन जजमेंट के अगेंस्ट ना जाए हमारा एक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। हाउ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अलाउड इट्स पुअर टू रिमेन पुअर। तो यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा गया है, पुलिट्जर प्राइज विनिंग राइटर हैं एंड सोशियोलॉजिस्ट है मैथ्यू डेसमॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना। मैथ्यू डेसमॉन्ड ने बताया, ही इज द सोशियोलॉजिस्ट मैथ्यू डेसमॉन्ड एंड पुलिट्जर प्राइज विनर हैं ये। इनकी एक किताब है पॉवर्टी बाय अमेरिका, ठीक है ना। तो इनमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका बहुत रिच कंट्री है, वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है। कैलिफोर्निया की इकोनॉमी कनाडा से बड़ी है, न्यूयॉर्क की इकोनॉमी साउथ कोरिया से बड़ी है,
है, यट यूएस जो है वो पॉवर्टी में रहता है। इट हैज़ मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन है जो अभी भी पॉवर्टी में है ना, 7 मिलियन से ज़्यादा लोग पॉवर्टी में है। क्यों, कैसे, क्या दिक्कत है यहाँ पे? तो ऑथर ने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे कि जो पॉवर्टी उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न। इसमें यहाँ पे जैसे रेसिज्म भी एक रीज़न था, मास इनकारसरेशन भी रीज़न है, हाउसिंग क्राइसिस रीज़न है, डोमेस्टिक वायलेंस रीज़न है, गन वायलेंस रीज़न है, ओपियोइड एपिडेमिक रीज़न है, सोशल आइसोलेशन रीज़न है। तो इन सब के इंटरसेक्शन पे कहीं पॉवर्टी लाई करती है, मतलब इन सारे रीजंस के बीच में कहीं पॉवर्टी लाई करती है। तो कोई एक रीज़न नहीं है, पॉवर्टी मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रॉब्लम। पॉवर्टी अगर है तो मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रॉब्लम। हालांकि इस पॉवर्टी को दूर किया जा सकता था अमेरिका जैसी कंट्री के द्वारा, जो कि स्पेशली इतनी ज़्यादा रिच है। बट दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हुई वहाँ पे पॉवर्टी रिड्यूस? क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पे दे डोंट केयर, है ना, द गवर्नमेंट इज नॉट केयरिंग रिगार्डिंग सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अगर वो चाह ले तो ऑब्वियस बात है ये प्रॉब्लम हट जाए। तो दिस इज द बिगर पिक्चर जो ऑथर ने यहाँ बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अंडरस्टैंडिंग MOEF-CC's यूटर्न। अब देखो सिंपल सा मैं आपको बता दूं क्या हुआ था, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, फिर इसमें हम बॉडी देख लेंगे। हुआ क्या था कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने एक ये भेजा नोटिफिकेशन बीच में अभी रिसेंटली कि NTCA एक बॉडी है, बहुत सारी बॉडीज़ हैं अलग अलग, जैसे FSI है, NTCA है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, सेंट्रल जू अथॉरिटी है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक हम इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस बना देंगे, एक इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस बनाएंगे और सारे ऑफिस को मर्ज कर देंगे। मतलब कि FSI का अलग ऑफिस है, NTCA का अलग ऑफिस, ऐसा नहीं रहेगा। एक हम रीजनल ऑफिस बनाएंगे, इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस, और उसमें हम सारे इन जो ऑफिस हैं इनको मर्ज कर देंगे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वाज सेड। लेकिन फिर मिनिस्ट्री ने, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने यू टर्न ले लिया और कहा कि अब ऐसा हम नहीं करेंगे। तो अब नहीं करेंगे, अब अच्छी सी बात है। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ बता दूँ कि अलग अलग बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। तो NTCA तो आपको पता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो इंडिया में टाइगर रिजर्व्स हैं, जो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर है, ये सब मॉनिटर करता है। हर 4 साल में टाइगर सेंसस का काम ये करता है ना। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू कॉम्बैट द ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम, ऑर्गेनाइज जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है उसको फेस करने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को बनाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये बना है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बॉडी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की। 1916 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। याद रखिएगा, इट्स अ नेशनल सेंटर फॉर फॉनिस्टिक सर्वे, फौना का जो सर्वे होता है उसके लिए बेसिकली ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। एंड फौना, वाइल्ड लाइफ में जो फौना एनिमल्स हैं उनके बारे में ये डिस्कस करता है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। 16 रीजनल स्टेशन भी हैं इसके, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। MOEF ने अब ये प्लान ड्रॉप कर दिया है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, है ना। एन एक्ट टू सीमेंट डिजिटल ऑथराइजेशन। अब यहाँ पे जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, उसके क्रिटिक के बारे में मैं आपको बताऊँ। क्रिटिसिज्म क्या क्या है वही इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो प्रोग्रेसिवली वीकन किया जा रहा है डाटा प्रोटेक्शन को, मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्पशंस दे दिए गए हैं। सेंटर को एम्पावर कर दिया गया है कि वो मतलब डेटा मतलब ले सकता है, किसी भी प्राइवेट बॉडी से भी डेटा ले सकता है, किसी को डेटा दे भी सकता है। मल्टीपल एग्जाम्पशंस दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनकी एजेंसीज को। इसके अलावा एक इसमें बोर्ड बनाया जाना था, एक की रेगुलेटर बनाया जाना था, एक बॉडी बनाई जानी थी डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे। उस बॉडी में जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा वहां के मेंबर भी नॉमिनेट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है। तो कुल मिलाकर के डेटा प्रोटेक्शन की जो बॉडी रहेगी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो रहेगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही रहेगा। तो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम विच वाज देयर, ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम्स उनमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के नाम पे या स्टेट के नाम पे एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट को बहुत सारे हैं, और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पावर दे दी जा रही है। तो ऑथर ने ये कहा कि देखो, एक तरफ हम बनाना चाहते थे यूरोप का जैसे GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रजीम है वैसा बनाना चाहते थे, बट हमने बना क्या दिया, हमने चाइनीज़ वर्जन बना दिया, है ना। चाइना में जिस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी एक मिथ है, उसी तरीके
गेस इंडिया ने भी ऐसा ही किया है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट हैज़ बीन रेज्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे मूव करते हैं। 16 तारीख का दिन उसके देख लेते हैं। स्टालिन ने यानी कि जो तमिलनाडु के सीएम है, उन्होंने ये एजुकेशन को बोला कि भैया स्टेट लिस्ट में वापस डाल दो। मैं आपको बता दूं कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में मूव कर दिए गए थे। लिख लेना इन चीज़ों को। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया? ये आपका आया 1976 में आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया, 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में मूव कर दिए गए। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हैं हम देख लो। पहला है एजुकेशन, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, चौथा है वेट्स एंड मेजर्स, पांचवा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो ये 5 है। एजुकेशन पहला, फॉरेस्ट दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स तीसरा, वेट्स एंड मेजर्स चौथा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसीलिए अब इन्होंने कहा है कि भैया ये वापस कर दो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। हाई कोर्ट बैट्स फॉर एनिमल्स राइट टू लिव विदाउट फियर। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि भैया एनिमल्स के पास भी अधिकार है कि वो अच्छे से रह सकें। इसीलिए एक गांव है जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, उसकी बॉर्डर पे लाई करता है, वहाँ उनको 15-15 लाख का कंपनसेशन दिला करके वो खाली कराया जा रहा है। लगभग 495 फैमिलीज हैं, जिसको वो कहाँ की फैमिलीज हैं मैं आपको ये जगह बता दूँ, ये लिख लो आप लोग। ये देखो लिखा है थेन गुमार हादा, याद रखिएगा, थेन गुमारा हादा, थेन गुमारा हादा, ठीक है ना। तो इट्स अ रेसिडेंट ऑफ थेन गुमारा हादा। इनको 15 लाख रुपए दिया जा रहा है। ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बॉर्डर में थे और इनको मतलब दोबारा लोकेट कर रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है दूसरी जगह पे। और ये जो पैसा दिया जा रहा है ये कैंपा यानी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी से कहा गया है कि आप रिलीज़ करिए, है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, NTCA फिर वो पैसा वहाँ से इन फैमिलीज को देगा। तो ये एक चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और आगे देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ आर्टिकल हैं। सो यहाँ पे एक थी संजय सेल्वामनी मेक्स हिज वे इनटू द हिस्ट्री बुक्स। तो संजय सेल्वामनी याद रखेगा, ही मेड हिज नेम इनटू द हिस्ट्री बुक्स एज द फर्स्ट एवर इंडियन टू क्लेम अ हीट विन इन अ वर्ल्ड सर्फ लीग इवेंट। तो सर्फिंग के इवेंट में, वर्ल्ड सर्फिंग इवेंट में पहला कोई मतलब जीत अर्जित करने वाले बने हैं संजय सेल्वामनी। तो ये नाम याद रखना। सर्फिंग के इवेंट में इनको अवार्ड मिला, तो दैट्स अ बिग थिंग। सर्फिंग में इंडिया इतना ज़्यादा आगे था नहीं, एंड ऑब्वियसली बात है अगर इस तरीके का अवार्ड मिला है तो अच्छी बात है। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना मैंने आपको आज के न्यूज़पेपर में बता दी है ऑलरेडी। उड़ीसा ने देखो डीम्ड फॉरेस्ट हटा दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। All these things are there. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us. Keep sharing us. Thank you. Have a nice day.